स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें पढ़ते अपन सबसे पहले कि जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति है ये संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का, जल, थल और वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च कमांडर यानी कि सेनापति होता है। तो दोस्तों, अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि जो राष्ट्रपति होता है ना, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इसलिए होता है क्योंकि जो जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं, जो तीनों सेना प्रमुख होते हैं, उन तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें पढ़ते अपन सबसे पहले, इनमें पढ़ेंगे अपन 52 से 62 तक। 52 से 62 तक। तो इसमें पढ़ते अपन आर्टिकल 52 के बारे में। 52। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। इसके बाद
आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो संघ सरकार है यानी कि जो केंद्र सरकार है इसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद आर्टिकल 54 है। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से आशय है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, निर्वाचक मंडल के बारे में कौन भाग लेता है। तो आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इसके बाद आर्टिकल 55 में क्या है, आर्टिकल 55 में मिलता है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति यानी कि निर्वाचन पद्धति। इस निर्वाचन पद्धति को अपन रीति भी कह सकते हैं कि निर्वाचन की रीति क्या है, निर्वाचन पद्धति या फिर रीति। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे थे अपन, इसमें था आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में संघ सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति यानी रीति के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। अब पढ़ते हैं अपन आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में कहा गया है, इसमें जो राष्ट्रपति पद के कार्यावधि के बारे में यानी कि पदावधि के बारे में बताया है। तो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, तो आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है। और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अर्थात जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आर्टिकल 56 में। इसको पदावधि भी कह सकते हैं। पदावधि मतलब पद की अवधि करता है। इसके बाद पढ़ते अपन आर्टिकल 57 के बारे में। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार यानी कि कई बार राष्ट्रपति बन सकता है आर्टिकल 57 के तहत। तो आर्टिकल 57 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो दूसरी बार पुनर्निर्वाचन हुआ था। तो इसमें पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, पुनर्निर्वाचन की बात कही। इसके बाद आता है आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 58 में कहा गया था जो राष्ट्रपति पद है पद की योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो योग्यता के बारे में बताया गया। योग्यताओं के लिए एक शब्द और मिलता है जिसे अर्हता कहते हैं, अर्हताएं भी कह सकते हैं इसको, अर्हता। जो आर्टिकल 59 है इसमें शब्द मिलता है सब राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, यानी कि किन किन शर्तों पर राष्ट्रपति बनाया जाए। तो पद की शर्तों के बारे में मिलता है, इसमें शर्तें हैं, यानी कि क्या क्या कंडीशन है। पद की शर्तों के बाद आर्टिकल 60 आता है और इसमें क्या है, शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में यानी कि 60 में है, न कि अनुसूची 3 में। तो इसमें शपथ का उल्लेख है। तो 56 में क्या था, कार्यकाल यानी कि पदावधि थी। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन था, यानी कि जो भारत में राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में योग्यताएं अर्हता है। तो संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 2 योग्यताएं होती है कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एक संसद के द्वारा एक योग्यता और निर्धारित की गई थी। तो योग्यता है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद आती है आर्टिकल 59। इसमें शर्तें जैसे कि यानी वह दिवालिया नहीं हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त नहीं हो, दूसरा किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। तो ये इसकी शर्तें हैं जो कि आर्टिकल 59 में और आर्टिकल 60 में शपथ आती है, शपथ का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद पढ़ते हैं अगर आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 61 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 61 इसमें मित्रों महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया इसलिए जाता है, इसका कारण है कि यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करे यानी कि अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 62। तो इसमें कहा गया है, इसमें जो नया राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से कराया जाएगा। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं तो जो संसद होती है, हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे दोनों सदनों के। इसके अलावा भारत की जितनी भी विधानसभाएं, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं, तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित जो MLA विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं। तो एक तो निर्वाचित सांसद और निर्वाचित MLA ये किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब कौन कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते एक तो मनोनीत सदस्य, इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अब आ जाता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कोटा होता है, वो निर्वाचन कोटा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे निर्वाचन कोटा निकालने से पहले अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक जो विधायक होता है MLA का मत मूल्य निकालने का, कि मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है कि राज्य की 1971 की जनसंख्या, यानी कि जो मत मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। तो राज्य की 1971 की जनसंख्या बटे में निर्वाचित विधायकों की संख्या, जितने भी सभी निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या, इंटू 1/1000 कर देंगे, 1/1000। इस प्रकार से क्या निकाला जाता है? एक MLA का मत मूल्य निकाला जाता है। तो पढ़ते अपन कि किस राज्य में सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, जनसंख्या अलग अलग है, तो MLA की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए
सभी राज्यों की जो जनसंख्या अलग अलग है तो एमएलए का मत मूल्य भी अलग अलग होगा। तो सबसे ज्यादा मत मूल्य कहाँ का है? यूपी के विधायक को होता है। कितना होता है? 208। सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के विधायक को होता है। कितना होता है? 7। और राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य होता है 129 होता है। इसी प्रकार निकालेंगे हम जो सांसद हैं एमएलए, उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो मत मूल्य निकालेंगे क्योंकि जितना मत मूल्य निकला है निर्वाचित विधायकों का, जितना मत मूल्य निकला है टोटल कुल वैध मत मूल्य बटे में निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो इस प्रकार से एक जो सांसद होता है उसका मत मूल्य 708 माना जाता है। तो 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें एक सांसद का मत मूल्य 700 था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है ये उस समय भंग चल रही थी, इसलिए जो मत मूल्य वो 700 था। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए थे उनमें 708। तो ये हो गया कि निर्वाचन कोटा कैसे निकाला जाता है। इसके बाद नंबर आ जाता है जो निर्वाचन पद्धति या रीति की राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो चुनाव मित्रों दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसमें जनता के द्वारा यानी हम सब के द्वारा वोट डाला जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें हम स्वयं भाग नहीं लेकर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा वोट डाला जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। समानुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का जो नाम है उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं। अनुमोदक का मतलब होता है उनके समर्थक। तो 85 प्रस्तावक होते हैं, 85 अनुमोदक होते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है इसमें जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई उम्मीदवार डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 यानी कि 16.66% मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है तथा वह राशि आरबीआई में जमा हो जाती है। तो यह था मित्रों। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रपति की पावर दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां होती हैं, एक होती हैं आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति आती है, विधायी शक्ति आती है, वित्तीय शक्ति आती है, न्यायिक शक्तियां आती हैं, सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्तियां, ये सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। और एक होती है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। तो इसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 आता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। राष्ट्रपति शासन लगभग हर राज्य में लग चुका है। और हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है अब तक 4 बार लगा है, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी राष्ट्रपति के बारे में थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। जय हिंद भाई मित्रों।